जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है आज कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। पाश्चात्य काव्यशास्त्र कुछ सिद्धांत, कुछ वाद के तहत यदि आप देखें तो यहाँ पे जो दो शब्द कहे गए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बार आपको इसको पढ़ के बताया जाए, फिर हम मूल टेक्स्ट और तथ्य पे बात करते ही हैं। यहाँ पे देखिए दो शब्द इन्होंने समर्पित किया है, जैसे पुस्तक के बारे में बताया है कि जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र रहा है, जैसे भारतीय काव्यशास्त्र, उसकी भी लंबी परंपरा रही है और शुरुआत आपको यूनान में ही देखने को मिलेगा, चाहे प्लेटो है, अरस्तु, सुकरात सभी। इसलिए ये कहा जाता है कि पश्चिम को यूनान ने तो बहुत कुछ दिया। उसने समाज के साथ साथ साहित्य के उद्देश्य और उनके रूपों को लेकर ईसा पूर्व की शताब्दियों में विचार विमर्श शुरू किया। कला में मौलिकता, आनंद को लेकर भी बहुत से वाद विवाद हुए और ऐसे होते होते आपने उदात्त सिद्धांत लोनजाइनस का पढ़ा होगा, उन तक आचार्यों तक, जो कि नैतिकता पर बल देते हुए काव्य के सृजन की बात करते हैं। अरस्तु ने ये कहा था कि काव्य, कला और राजनीति में शुद्धता की कसौटी अलग अलग होती है और ये स्वाभाविक रूप से अपने आसपास भी आपने इस चीज को एहसास किया होगा कि काव्य है, कला है, राजनीति है, उस लंबी शुद्धता की कसौटी अलग अलग होती है और किसी भी प्रकार की दास्ता से वे मुक्त हैं, आजाद हैं। अतः नैतिकता के दबाव से अरस्तु मुक्त प्रतीत होते हैं। रोम के आचार्यों में होरेश ऐसे काव्यशास्त्री हैं, आप होरेश के बारे में भी पढ़ेंगे। होरेस ऐसे काव्यशास्त्री हैं जो अरस्तु से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखते हैं। प्लेटो से लेके लोनजाइनस तक, यानी प्लेटो से लेके मतलब प्लेटो का काव्य भाषा सिद्धांत, अरस्तु का आपने अनुकरण त्रासदी विरेचन सिद्धांत पढ़ा, फिर लोनजाइनस का उदास सिद्धांत पढ़ा। तो प्लेटो से लेके लोनजाइनस पर्यंत साहित्य के मूल्यांकन की अविरल धारा प्रवाहित होती है, किंतु रोमन साम्राज्य के पतन और ईसाई धर्म की प्रोन्नति के साथ साथ यूरोपीय साहित्य शास्त्र में अंधकार युग का भी बीज वपन हुआ था। यानी रोमन में आपने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे विभक्त थे, फिर आपने एथेंस और स्पार्टा की कहानी पढ़ी, समय के साथ ये भी मिट्टी में मिले और ईसाई धर्म कैसे कैसे आगे बढ़ता गया वो भी आपने देखा होगा, क्योंकि ईसाइयत के बारे में ही आपने सुना होगा कि कैसे यहाँ पे जब बाहरी सत्ता ने आक्रमण किया, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे राज किए, उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। इसलिए आप भक्ति भावना में, भक्ति आंदोलन में पढ़ते ना कि ग्रियर्सन ने कहा कि किस तरीके से भक्ति काल ईसाइयत की देन है। तो ये भी हुआ, किंतु पुनर्जागरण के साथ ही साहित्य आलोचना की गति तेजी से बढ़ी। प्राचीन काव्यशास्त्र का गहन समीक्षात्मक आख्यान प्रत्याख्यान हुआ। नव्य शास्त्रवादी युग में आलोचना और साहित्य का केंद्र अब इटली की जगह फ्रांस हो गया। यानी देखिए समय बदला, साहित्य तो लिखा ही जा रहा था, लेकिन समय के साथ साहित्य का केंद्र बदलता रहा। यूनान रहा, डिक्लाइन हुआ। ब्रिटेन वगैरह की मैं बात कर रहे हैं कि ईसाइयत कैसे उठा, लेकिन जो नव्य शास्त्रवादी युग है उसमें आलोचना और साहित्य का केंद्र इटली रहा। और आपने भी पिछली ही क्लास में देखा कि इटली के ही थे अंदांते, उन्होंने कैसे वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा चिंतन का विरोध भी किया था, जब उन्होंने कहा था कि ग्रामीण जनभाषा को आवाज मिलनी चाहिए। अब इटली की जगह ये फ्रांस हो गया। बुओलो आदि ने नव्य शास्त्रीय सिद्धांत की नींव को काफी मजबूत कर दिया। बुओलो आदि ये सभी पाश्चात्य कवि हैं और नव्य शास्त्रवादी सिद्धांत की नींव को इन्होंने बहुत मजबूत कर दिया। नव्य शास्त्रवादियों ने ब्रिटेन पर भी अपना कब्जा जमा लिया। ड्राइडन है, डॉक्टर जॉनसन है, एडिशन है, इनको छोड़ दे तो ज्यादातर ब्रितानी आलोचक बुओलो के प्रति नतमस्तक दिखते हैं। आपने देखा समय बदला, यूनान जहाँ पे प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस इन सब की बात पढ़ रहे हैं, समय के साथ कह रहे हैं कि ईसाइयत भी उठा। फिर जो केंद्र रहा इटली से फ्रांस हो गया। एक समय है बोलो का बोलबाला है, नव्य शास्त्रवादी चिंतन में वो आते हैं और फिर उनका भी ब्रिटेन पर कब्जा रहा। और ब्रिटेन पे कब्जा होने के साथ जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, एडिशन, इन सब का आप नाम पढ़ते हैं ना, जिनकी रचना के बारे में हमने शुरुआत में बताया था कि इन सब के बारे में पढ़िए। भले इनके स्वतंत्र चिंतन आपके बुक में नहीं लगे हैं, लेकिन इनके पुस्तकों से क्वेश्चन आता है। ये सब ब्रितानी आलोचक बोलो के प्रति नतमस्तक दिखे। अब बात आ गई 19वीं सदी की। 19वीं सदी में आपको स्वच्छंदतावादी आलोचना धारा ने अतीत की धारा से अलग रास्ता अपना लिया। 19वीं सदी में स्वच्छंदतावादी आलोचना धारा ने अतीत की जो धारा थी उससे अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। उसने आलोचना के नियमों, नीतियों के प्रति विद्रोह किया। वे नए मार्ग और प्रतिमानों की तलाश करने में लग गए।
वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का अप्रतिम योगदान है। उन्होंने साहित्य का नया सौंदर्य शास्त्र स्थापित किया। 20वीं सदी में आधुनिक मेधा से संपन्न आईए रिचर्ड, अब इसे आपको पता चला वर्ड्स और कॉलरिज को 19वीं सदी में बता रहे हैं, और 20वीं सदी में आधुनिक मेधा से संपन्न आईए रिचर्ड, जिनका आप निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत पढ़ेंगे, उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर साहित्य आलोचना को नवीन आयाम दिए। नव्यतम आलोचना पद्धति का विकास करने में अमेरिकी आलोचक, अब देखिए यूनान के भी रहे, इटली के भी रहे, फ्रांस के भी रहे, समय के साथ ब्रिटिशर्स में कौन रहे, फिर आलोचक जब समय आ गया लगभग 20वीं सदी के आसपास, तब आपको आलोचना पद्धति में अमेरिकी आलोचक भी दिखते हैं, जिनमें इन्होंने जिक्र किया है ब्रुक्स का, रैनसम का, एलन टेट का। आज से कई वर्ष पूर्व एमए अंतिम वर्ष के छात्रों को पढ़ाने के लिए कुछ सामग्री तैयार की थी, लेकिन इसी बीच चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की हिंदी पीठ पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई। इधर परिवार वालों ने मेरी अनुपस्थिति में पुरानी फाइलें इस कदर रख दिया कि संभवतः बहुत जरूरी नहीं है। घर में पुरानी पुस्तकों और फाइलों का बड़ा जखीरा, उनमें कई बड़े काम की चीजें पड़ी हुई, पर उनको छांटना बड़ा दुष्कर काम है समय अभाव के कारण। एक दिन हिम्मत की और समय निकाला और पुरानी फाइलों के गट्टर को खोलकर देखने लगा, तो इस प्रक्रिया में मुझे वो रजिस्टर हाथ लग गया जिसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धांत और वादों पर बड़ी परिश्रम से सामग्री तैयार की थी, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। तो इन्हें दोबारा पढ़ते समय महसूस किया कि ये सामग्री तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत और वादों का अध्ययन करने वाले, खासकर जो एमए के विद्यार्थियों के लिए तो बेहद उपयोगी होगा। यही सोचकर इस पुस्तक का रूप देने की इच्छा हुई। इसलिए ये पुस्तक अपनी बनावट में मौलिकता का दावा तो नहीं करती, लेकिन इसके निर्माण में बहुत से ग्रंथों का मूल्यवान योगदान है, जिनकी सूची पुस्तक के अंत में आपको दे दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तक पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी एवं शोधार्थी के लिए उपादेय सिद्ध होगा, और जो शिवालिक प्रकाशन ने इसको छापा। तो निसंदेह आपको ये जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, अनुकरण है, त्रासदी है, विरेचन है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा है, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का, अभिव्यंजना बेंदित क्रोचे का है, मिथक है, काव्यबिंब पोएटिक इमेज है। इनके अलावा नई समीक्षा न्यू क्रिटिसिज्म है, रोमांटिज्म स्वच्छंदतावाद है, कला और नैतिकता मैथ्यू आर्नोल्ड है, काव्य कला आईए रिचर्ड है, कला की निर्मात्मकता टीएस इलियट है, नव्य शास्त्र अभी हमने काव्य मूल्य बोला था ना, आईए रिचर्ड का वो है, और कला की निर्वाक्तिकता जो इलियट का है, हमने वो बोल दिया था रिचर्ड का शायद। नव्य शास्त्र और नवीवाद जिसको नियो क्लासिज्म कहते हैं, और लोनजाइनस और काव्य सृजन की प्रक्रिया। फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इनमें नहीं दिए गए हैं, जो कहीं कहीं पे पूछे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको देखते हैं कि संक्षेप में ही सही इन्होंने बहुत ही गहरे अर्थों में इस बुक को लेके चीज़ों को समझाया है। इसको हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसके बाद भी हम इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको ज़रूर इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके, और एक जब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे किसी दिन एक वीडियो में विस्तार से, तो उन चीज़ों को भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको फैक्ट नहीं रटना है, हम कोई भी क्लास 1 घंटे का बनाते हैं सिर्फ फैक्ट की दृष्टि से नहीं बनाते हैं। इसलिए आपको ये दिमाग में रख के ही मेरे साथ चलना होगा कि हम सिर्फ फैक्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं चीज़ों को। फैक्ट तो आप किसी भी गाइड से पढ़ लीजिए, आपको डीप में जाके चीज़ों को अध्ययन मनन करना होगा। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। इससे पूर्व हमने क्लास में वर्ड्सवर्थ के काव्य स्वरूप और काव्य भाषा, कविता की परिभाषा पे बातचीत कर ली है, और हमने ये भी बताया था कि कैसे 1798 में लिरिकल बैलेट्स यानी काव्य भाषा पे चिंतन दोनों लोग मिलकर किए थे। फिर जब इन्होंने ग्रामीण को जनभाषा यानी ग्रामीण जनभाषा को कविता का आधार बनाया, और पूर्ववर्ती जितने भी कवि थे उन पे इन्होंने कटाक्ष किया कि किस तरीके से वो लिखते हैं, कृत्रिमता नजर आती है, आर्टिफिशियल ही दिखता है। तो उससे कट कर जो है खुद कॉलरिज ने भी इनके बात का जो है तर्क प्रस्तुत किया, जो चीज़ें उन्हें सही नहीं लगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप कहते हो कि कविता की भाषा जो है जनभाषा ही होनी चाहिए, वो आपकी एकांगी दृष्टिकोण है, या आप कहते हो गद्य और पद्य का एक ही लैंग्वेज होना चाहिए, वो भी मुझे सही नहीं लगता। और भी कुछ थे, उन्होंने तर्क से उन चीज़ों को काट प्रस्तुत किया। लेकिन आपको जो है कॉलरिज को स्पेशली पढ़ना है, तो इनका जो खुद का सिद्धांत है वो कल्पना सिद्धांत है। वो तो दोनों लोगों ने मिलकर जो है लिखा था, लेकिन इन्होंने जो इंडिपेंडेंट अपने स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्त किए वो कल्पना सिद्धांत के बारे में। तो हम यहाँ पे कल्पना सिद्धांत का पहले हम तथ्यवार विवरण ले लेते हैं कि क्या फैक्ट समझना है, इसके बाद हम डीप अध्ययन इसका करते हैं। तो चलिए देखिए, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत में इन्होंने कहा कॉलरिज से पूर्व कल्पना और फैंटेसी शब्द का प्रयोग होता रहा। ऐसा नहीं है कि कॉलरिज आए तो ही कल्पना और फैंटेसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इससे पूर्व भी ये प्रयोग में आते रहे हैं।
फैंटेसी शब्द कहाँ से आया? ग्रीक के फंटासिया शब्द से निकला है और इमेजिनेशन लैटिन के इमेजिनिटियो से आया है। यानी जो इनका कल्पना या फैंटेसी बना है, जो इनका ग्रीक का फंटासिया से फैंटेसी निकला है। और जो इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन यानी जो कल्पना बेसिकली है, ये कहाँ से? लैटिन के इमेजिनिटियो से निकला हुआ है। कल्पना को परिभाषित करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? एडिशन ने किया था। एडिसन ने 1672 से 1719 में सबसे पहले कल्पना को परिभाषित करने का प्रयास किया। और कल्पना को परिभाषित करने का जब सबसे पहला प्रयास एडिसन 1672 से 1719 में करते हैं, कल्पना को मूर्ति रूप शक्ति माना, यानी कल्पना की मूर्ति रूप शक्ति को माना इन्होंने। और कल्पना को परिभाषित करते हुए प्लेटो इसके लिए फैंटेसिया शब्द प्रयोग करते हैं। यानी जब प्लेटो जो है, प्लेटो के बारे में आपने पढ़ा ना, सबसे पहले तो वही भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आए थे। हालांकि उन्होंने कोई स्वतंत्र चिंतन काव्यशास्त्र नहीं किया, लेकिन कल्पना को परिभाषित करते हुए प्लेटो ने क्या कहा? इसके लिए फैंटेसिया। फैंटेसिया शब्द का प्रयोग किया जिसकी जड़ असत्य या मिथ्या पर आधारित होता है। उन्होंने कविता पे वैसे भी आक्षेप लगाया था कि ये कल्पना लोग रचते हो, कामुकता को बढ़ावा देता है, वासनाओं को एक तरीके से आप कहते हैं उद्दीप्त करता है, और समाज में व्यभिचार का एक तरीके से उसका आगमन करता है। कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन या समाज के उद्धारक का काम नहीं करता, ना ही कभी ऐसा करता, ना उसका काव्य सृजन ऐसा काम करता है। यही तो उन्होंने आक्षेप लगाया था और उनके शिष्य अरस्तु ने इस चीज का काट प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने कहा कि जो कल्पना होता है, प्लेटो इसके लिए फैंटेसिया शब्द प्रयोग करते हैं, इसकी जड़ असत्य या मिथ्या पर आधारित होता है। विद्वानों का मत है कि कल्पना का स्थान भारतीय काव्यशास्त्र की प्रतिभा जैसा है। विद्वान क्या मानते हैं कि जो कल्पना का स्थान है वो भारतीय काव्यशास्त्र की प्रतिभा जैसा है। वस्तुतः कॉलरिज में प्रतिभा और ज्ञान का प्रभावी समन्वय है, इसलिए उनकी आलोचना में व्यवस्था का अभाव होने पर जो मौलिक, सूक्ष्म और गूढ़ संकेत है वे अन्यत्र दुर्लभ है। तो पहली चीज इन्होंने कल्पना को परिभाषित किया कि प्लेटो इसके लिए फैंटेसिया शब्द प्रयोग करते हैं जिसकी जड़ असत्य या मिथ्या पर आधारित होता है। विद्वानों का मानना है कि कल्पना का स्थान भारतीय काव्यशास्त्र की प्रतिभा जैसा है। वस्तुतः कॉलरिज में प्रतिभा और ज्ञान का प्रभावी समन्वय है। कॉलरिज में क्या है? प्रतिभा और ज्ञान का प्रभावी समन्वय, इसलिए उनकी आलोचना में व्यवस्था का अभाव होने पर जो मौलिक, सूक्ष्म और गूढ़ संकेत है वो और आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलते। कॉलरिज के अनुसार काव्य की या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव अकेले ही पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ पे आप समझते जाइए। इन्होंने पहले तो कहा कि विद्वानों का मानना है कल्पना का स्थान भारतीय काव्यशास्त्र की प्रतिभा जैसा है। वस्तुतः कॉलरिज में प्रतिभा और ज्ञान का प्रभावी समन्वय है। कल्पना का स्थान अपने यहाँ पे याद हो आपको, हमने हेतु में पढ़ा था ना, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, तो यही कहा गया था। और ये भी इन्होंने भी देखिए, प्लेटो ने कहा था कि जो है काव्य की देवी सरस्वती का जिस पे कृपा होता है बेसिकली वही काव्य सृजन वगैरह कर सकता है। और हमारे यहाँ पे भी ये कहा जाता है कि जन्मजात प्रतिभा जिसके अंदर नहीं वो काव्य सृजन क्या करेगा। तो अपने यहाँ पे कहते हैं जैसे इनके यहाँ पे कल्पना का स्थान है वैसे भारतीय काव्यशास्त्र प्रतिभा जैसा ऐसा मानते हैं। वस्तुतः जो कॉलरिज है उन्होंने प्रतिभा और ज्ञान का प्रभावी समन्वय माना है, यानी आप कोई काव्य सृजन करने वाले हैं उसमें आपकी कल्पना भी होनी चाहिए। कॉलरिज ने माना है कि आपके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए, प्रतिभा भी होना चाहिए। इसलिए उनकी आलोचना में व्यवस्था का अभाव होने पर जो मौलिक, सूक्ष्म और गूढ़ संकेत है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। कॉलरिज कहते हैं कि काव्य की या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है। कला की या कला मात्र, कॉलरिज के अनुसार काव्य की या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव ही अकेले पर्याप्त नहीं है इसके लिए। वो संवेदना के साथ मिलकर, यानी जो भाव है वो संवेदना के साथ मिलकर काम करता है। संवेदन का अर्थ है अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता। यानी कॉलरिज ये मानते हैं कि काव्य की या कला मात्र की उत्पत्ति, आप ये सोचो कि भावनाएं तेजी से उठ के आई, वो अकेले ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वह संवेदनों के साथ मिलकर काम करता है। संवेदन का अर्थ है अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता। इसी प्रकार अनुभूति, संवेदन और भाव को त्रय कला का जनक कहते हैं। किसको किसको? इस प्रकार अनुभूति, संवेदन, भाव तीन चीजें हैं। अनुभूति मतलब जो चीजें आपने अपने स्तर पे महसूस किया, संवेदना उसके प्रति आप क्या अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, भाव। तो इन्होंने कहा संवेदन का अर्थ अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता है। संवेदन यही होता है कि अनुभूति को आप ग्रहण कर पा रहे हो। इसी प्रकार अनुभूति, संवेदन और भाव का त्रय कला का जनक है। कॉलरिज ये मानते हैं कि कविता का विकास मनुष्य के विकास की भांति होता है। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं परिवेश के साथ,
अपने आसपास वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, दिन प्रतिदिन अपने जीवन को देख रहे होते हैं, अपने आसपास के वातावरण में परिस्थितियों के बदलते हुए रूप को देखते हैं, तो उन अलग-अलग चीज़ों को देखने से हमें जो अनुभव होता है, तो वही कॉलरिज मानते हैं कि जैसे हम बड़े हुए साथ में, तो बड़े हुए तो हमारा मानसिक क्षितिज भी तो बेहद होता चला गया। उसका अवलोकन हम अलग-अलग रूपों में करते चले गए। और कॉलरिज ये मानते हैं कि कविता का विकास जो होता है वो मनुष्य के विकास की भांति ही होता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से ही अपने सभी अंगों के साथ धीरे-धीरे विकास करता है, उसी प्रकार कविता जो है वो अर्थ, बिंब, छंद, भाव, शब्द, अलंकार आदि के साथ जन्म लेती है और विकास करती चली जाती है। किस-किस चीज़ के साथ? उसी प्रकार कविता जो है अर्थ, बिंब, छंद, भाव, शब्द, अलंकार आदि के साथ जन्म लेती है और विकास करता चला जाता है। कॉलरिज का मानना है कि कविता भावों की तीव्रता और संवेदना के परस्पर मिलन से उत्पन्न होता है। कॉलरिज ये मानते हैं कि कविता जो है ये भाव की तीव्रता और संवेदना के परस्पर मिलन से उत्पन्न होता है। यानी कविता ऐसे ही नहीं है, वो भाव की तीव्रता क्या है और संवेदना क्या है, भाव की तीव्रता और संवेदना के मिलने से उत्पन्न होता है। कॉलरिज ने कल्पना को न सिर्फ काव्य के लिए बल्कि आलोचना के लिए भी महत्वपूर्ण माना है। कॉलरिज जो है इन्होंने कल्पना को न सिर्फ काव्य के लिए बल्कि आलोचना के लिए भी जरूरी माना है। फैंटेसी की कल्पना कवि के भीतर उत्पन्न रचनात्मक कल्पना के स्वरूप से अलग माना जाता है। फैंटेसी के लिए रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है तथा इमेजिनेशन का रूपांतर कल्पना के रूप में प्रचलित है। अब कॉलरिज द्वारा प्रस्तुत कल्पना एवं फैंटेसी का यहाँ पे भेद किया गया है। कल्पना फैंटेसी में देखें तो कल्पना आत्मा से संबंधित, सजीव व आत्मिक। चूंकि काव्य सृजना का मूल आधार कल्पना है, इसलिए कॉलरिज ने कल्पना की विशद व्याख्या की है। तो कॉलरिज द्वारा जो प्रस्तुत कल्पना एवं फैंटेसी का भेद किया गया। कल्पना क्या है? कल्पना इनके अनुसार आत्मा से जुड़ाव है, सजीव व आत्मिक होता है। चूंकि काव्य सृजन का मूल आधार कल्पना है, इसलिए कॉलरिज ने कल्पना की विशद व्याख्या की है। तो ये कल्पना को मानते हैं वो आत्मा से जुड़ा है, सजीव है, आत्मिक है और काव्य सृजन के मूल में भी कल्पना है। और फैंटेसी क्या है? फैंटेसी मस्तिष्क से जुड़ा है, निर्जीव व यांत्रिक है। यानी जहाँ पे कल्पना आपका सजीव और आत्मिक है, वहीं फैंटेसी आपका निर्जीव या यांत्रिक है। आत्मा से जुड़ा है कल्पना, फैंटेसी तो दिमाग से जुड़ा है। चूंकि काव्य सृजना का मूल आधार कल्पना है, इसलिए कॉलरिज ने कल्पना की विशद व्याख्या की है। इसकी सहायता से वस्तुओं के एकत्रीकरण हो जाने से इसे भी महत्व दिया गया है। कॉलरिज को काव्य के विवेचन की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो कॉलरिज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिली। देखिए, अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत को पढ़ा, फिर इन लोगों के मतभेद को पढ़ा, लेकिन ये जो कॉलरिज के मन में कल्पना की बात आई थी, ये इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? वर्ड्सवर्थ से ही मिला था। और कॉलरिज इस तरीके से कल्पना के दो भाग मानते हैं, एक पहला और दूसरा प्राथमिक भी मानते हैं कि रहस्यवादी धारा का अनुसरण करती है, जहाँ संसार उसी शक्ति का परिणाम है जो सभी कारणों का कारण है। रहस्यवादी धारा का जब ये अनुसरण करते, कहते कि जहाँ संसार उसी शक्ति का परिणाम है जो सभी कारणों का कारण है। दूसरा, वह बौद्धिक शक्ति जिसके द्वारा पुनः सृजनता के साथ बिंबों पर काम होता है और काव्य अपनी रोचकता प्रदान करता है। काव्य में प्रतिभा और प्रज्ञा के महत्व पर बात करते हुए कॉलरिज ने उनके अंतर को स्पष्ट किया है। यहाँ पे कॉलरिज द्वारा प्रस्तुत अगर देखें तो प्रतिभा और प्रज्ञा दो चीजें हैं। प्रतिभा को मानते हैं कि ये तो जन्मजात है, और अपने यहाँ पे देखिए ना प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास पे कितना ज़्यादा जोर दिया गया है, और कहते हैं ये तो जन्मजात होता है प्रतिभा, इसके साथ कल्पना का संबंध है। यानी देखिए, कल्पना को इन्होंने सजीव माना था और आत्मीय माना था, इसलिए जो प्रतिभा है वो जन्मजात भी है, सजीव भी है, आत्मीय भी है। तो कल्पना का संबंध प्रतिभा से है, इसके संबंध सृजनशीलता से, ये मौलिक होता है। लेकिन हमेशा ये देखिए, जो प्रज्ञा होता है, प्रज्ञा क्या होता है? प्रज्ञा को हम अर्जित करते हैं और इसके साथ रम्य कल्पना का संबंध है। इसका संबंध संयोजनशीलता से है और ये पराश्रित होता है। प्रज्ञा अलग चीज है, प्रतिभा अलग चीज है। ऐसे ही आपने यहाँ पे अंतर देखा कि इन्होंने ये भी बताया मौलिक चिंतन में कि कल्पना क्या है, फैंटेसी क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है फैंटेसी क्या शब्द है। फैंटेसी अलग जगह से आया, कल्पना अलग से आया, तो आप ये बता सकते हैं कि फैंटेसी जो है उसका जुड़ाव मस्तिष्क से है, वो निर्जीव व यांत्रिक है। इसकी सहायता से वस्तु का एकत्रीकरण हो जाने को महत्व दिया जाता है। लेकिन
जिनको अपने भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु में प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। बेसिकली वो आत्मा से जुड़ा है, सजीव व आत्मिक है, और काव्य सृजन के मूल में आधार कल्पना है, और कल्पना का जुड़ाव प्रतिभा से होता है। और प्रतिभा की विशेषता में सामान्य मनुष्य प्रतिभा की विशेषता में कि वो जन्मजात है, कल्पना का संबंध सृजनशीलता से और मौलिकता के साथ है। अब जो कॉलरिज ने कल्पना के भेद बताए हैं, उसमें इन्होंने बताया एक मुख्य कल्पना होता है, एक गौड़ या रम्य कल्पना होता है। तो कॉलरिज द्वारा जो प्रस्तुत कल्पना के भेद में मुख्य कल्पना क्या होता है, तो मुख्य कल्पना में कहते हैं ये सामान्य मनुष्य की कल्पना है। कॉलरिज द्वारा प्रस्तुत जो कल्पना का भेद है, इसमें ये मुख्य कल्पना को सामान्य मनुष्य की कल्पना कहते हैं। इससे दृश्य जगत और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होता है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सहज प्रक्रिया है। ये किसके बारे में बताया है कॉलरिज ने? कॉलरिज द्वारा प्रस्तुत कल्पना के भेद में देखें तो ये कहते हैं कि मुख्य कल्पना सामान्य मनुष्य की कल्पना है। दृश्य जगत और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होता है इसमें। इसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सहज प्रक्रिया है। कॉलरिज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा किससे मिली? वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिली। गौड़ या रम्य कल्पना क्या है? गौड़ या रम्य कल्पना, कवि की कल्पना, इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। ये मुख्य कल्पना से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को कलाकार की इच्छा के अनुरूप नया रूप देता है। दृश्य जगत की वस्तुओं को विशिष्ट बनाने के लिए इसे संश्लेषण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। काव्य की शैली के संदर्भ में कॉलरिज कहते हैं कि अपने सारे अध्ययन और मनन के फलस्वरूप मैंने 2 आलोचनात्मक सूत्र तैयार किए। इसमें क्या है? जिनमें कार्यशैली की विशेषता और मानदंड अर्थहीन हो जाते हैं। एक तो ये है कि वही कविता वास्तविक शक्ति से संपन्न और अनिवार्य काव्य की संज्ञा से अभिहित होने के योग्य है, जिसे हमने केवल पढ़ा भर नहीं, बल्कि जिसे अधिकतम भाव के साथ फिर पढ़ना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि सबका सूत्र हमने यही निकाला कार्यशैली की विशेषता में। सबसे बड़ी बात तो कविता की यही कि वास्तविक कविता शक्ति से संपन्न और अनिवार्य काव्य की संज्ञा से अभिहित होने के योग्य तभी माना जाएगा कि कोई भी कविता ऐसा नहीं कि हमने बस पढ़ा भर, बल्कि जिसे अधिकतम भाव के साथ हम फिर से पढ़ना चाहते हैं। दूसरा ये है कि जो पंक्तियां अर्थ साहचर्य अथवा उपयुक्त भाव की सार्थकता में बिना कोई कमी लाए उसी भाषा के दूसरे शब्दों में अनुदित हो सकती हैं, वे उतनी मात्रा में शब्द चयन की दृष्टि दोषपूर्ण है। कॉलरिज का काव्य संबंधी जो चिंतन रहा उसके मूल्य भारतीय काव्य शास्त्र में भी दिखते हैं। कुंतक ने भी अर्थ को व्याख्यायित करने वाले शब्द की तलाश की बात की थी। कॉलरिज की आलोचना का प्रस्थान बिंदु तो भाव, इमोशन और फीलिंग अनुभूति है, पर उसकी परिणति बोध में होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कल्पना को मानसिक रूप विधान से परिभाषित करते हैं। इन्हें ही साहित्य में कल्पना को गंभीरता और व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का श्रेय जाता है। किसको? शुक्ल जी को कह रहे हैं कि जो कॉलरिज इनकी आलोचना का प्रस्थान बिंदु भाव, इमोशन और फीलिंग है, और उसकी परिणति बोध में होता है। और शुक्ल जी कल्पना को मानसिक रूप विधान से परिभाषित करते नहीं, साहित्य में कल्पना को गंभीरता और व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का श्रेय जाता है। कि व्यवस्थित रूप से परिभाषित किसने किया? शुक्ल जी ने। इनका संबंध रस और अलंकार से भी ये जोड़ते हैं। देवेंद्र शर्मा कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं कि एक मुख्य कल्पना, एक गौड़ कल्पना। देवेंद्र शर्मा जो कि कल्पना को 2 भाग में बांटते हैं, मुख्य और गौड़। तो मुख्य में ये बांटते हैं कि अचेतन, अनैच्छिक निर्माण या संगठन। देवेंद्र नाथ शर्मा कल्पना को जब 2 भागों में बांटते हैं तो मुख्य कल्पना को अचेतन, अनैच्छिक निर्माण या संगठन, और जो गौड़ कल्पना है उसको चेतन, ऐच्छिक, विघटन, संगठन, विनाश और निर्माण में बांटकर देखते हैं। यहाँ पे रम्य कल्पना की विशेषताओं के बारे में देवेंद्र नाथ शर्मा क्या लिखते हैं कि जो रम्य कल्पना है वो देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। फैंटेसी को रम्य कल्पना कह रहे हैं, और जो रम्य कल्पना वो देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है, देवेंद्र शर्मा कहते हैं। वो इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होता है। वो अपने उपयोग की सामग्री साचार्य नियम से ग्रहण होता है। उसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। और देवेंद्र शर्मा के अनुसार कल्पना निम्नलिखित विरोधी धर्मों के बीच सामंजस्य भी स्थापित करता है। साम्य यानी सेमनेस, सामान्य, जनरल, प्रत्यय यानी आइडिया, प्रतिनिधिक यानी रिप्रेजेंटेटिव, ओल्ड एंड फैमिलियर ऑब्जेक्ट, संयम, ऑर्डर, विवेक, जजमेंट। तो साम यानी सीमलेस, वैषम्य यानी डिफरेंस, सामान्य जनरल, कॉन्क्रीट विशेष को कहते हैं, आइडिया यानी प्रत्यय को, बिंब यानी इमेज, प्रतिनिधिक इंडिविजुअल व्यक्ति, प्राचीन और परिचित पदार्थ, इसको नवीनता और ताजगी, संयम, ऑर्डर, इनका इमोशन के साथ जुड़ाव है, विवेक या जजमेंट तो इंथुजियाज्म के साथ है, कृति में आर्टिफिशियल, नेचुरल के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि कल्पना निम्नलिखित खा वर्ग की तुलना में का वर्ग को
गौरता प्रदान करती है। क और खा, जैसे का है कला, आर्ट, मैनर, रूप रीति, कवि के प्रति समादर, एडमिरेशन ऑफ द पोएट। और यहाँ पे खा है प्रकृति, नेचर, वस्तु, मैटर, काव्य के प्रति सहानुभूति। काव्य व कला के संदर्भ में कॉलरिज के विचार क्या है? काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह कल्पना, देखिए काव्य सबसे ज्यादा अधिक आनंद कब देता है? काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल समानता समझ में आए, पूर्णता नहीं, समानता समझ में आए। जब कलाकार कोई कलाकृति, कविता, चित्र आदि तैयार करना चाहता है तो उसे भी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। तो जब कोई भी कलाकार कोई भी कलाकृति, कविता, चित्र आदि तैयार करना चाहता है तो उसे भी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करता है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधाई नहीं सकती है। भाषा मानव मन का शास्त्रागार है जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। कविता रचना का वो प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में अलग है, उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। और रचना के अन्य सभी प्रकारों में उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक घटक, खंड, अवयव से प्राप्त होने वाली अस्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप है। काव्य व कल्पना के संदर्भ में अन्य विद्वानों के विचार अगर देखें तो पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत हैं। ये किसने कहा था? शेक्सपियर ने, कि जो पागल इंसान है और प्रेमी है और कवि है, पागल इंसान, प्रेमी और कवि तीनों ही कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। मुझे और किसी बात पर उतना विश्वास नहीं है जितना हृदय के उदात्त भाव की पवित्रता तथा कल्पना की वास्तविकता पर। कल्पना जिसे सुंदर समझती है वह अवश्य ही सत्य होगा, चाहे उसका अस्तित्व पहले रहा हो या नहीं। ये कहना है कीट्स का। वही व्यक्ति मूलतः अच्छा होता है जो कल्पनाशील होता है। कविता मनुष्य की उस आंतरिक शक्ति को समृद्ध करता है जो नैतिक गुणों का मूलाधार है। ये कहना है पीवी शेली का। कल्पना दो प्रकार की होती है, एक विधायक होता है, एक ग्राहक होता है। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। तो कल्पना हमेशा दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ कवि पूरा चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। ये कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। अब यहाँ पे हमने तथ्यों पे तो बात कर लिया, अब तथ्य के अलावा हमको इसके इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उन पे देखें तो क्या चीज़ है कल्पना का सिद्धांत, वो समझना भी जरूरी है। तो हम उस पर भी बात करते हैं कि कल्पना का सिद्धांत क्या कहता है। यहाँ पे देखिए कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ जो कि समकालीन कवि और आलोचक रहे हैं, तो हमने पहले भी बात किया था, लिरिकल बैलेड ये लोग मिलकर लिखे थे। और ये कहते हैं कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ समकालीन कवि और आलोचक रहे। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। दोनों ने ही अपने समकालीन जीवन में कला के विभिन्न पहलुओं पर समान रूप से चर्चा भी किया है, किंतु कॉलरिज ने काव्य भाषा आदि प्रसंगों में वर्ड्सवर्थ का एक सीमा तक विरोध भी किया है। कॉलरिज ने मुख्य रूप से अपने विचारों को दो रूप में प्रकट किया है। सबसे पहले उसने अच्छे काव्य के गुणों का विवेचन प्रस्तुत किया है, उसके बाद उसने कल्पना शक्ति का विवेचन किया है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में काव्य कला की अभिव्यक्ति के लिए एक तत्व के रूप में कल्पना का पारंपरिक एवं सैद्धांतिक विवेचन अत्यंत प्राचीन काल से होता रहा है। स्वच्छंदतावादी युग में आकर कल्पना काव्य के लिए विधायक तत्व के रूप में आ गया। इससे पहले कि हम कल्पना का पाश्चात्य काव्यशास्त्र में परंपरागत परिचय लें, यहाँ पे स्पष्ट कर दे कि कल्पना का मतलब क्या होता है। कल्पना यानी इमेजिनेशन। कल्पना यानी इमेजिनेशन शब्द लैटिन के इमेजिनेशियो शब्द से निश्चित है। इस लैटिन शब्द का अर्थ मानसिक चित्र, इमेजेस की सृष्टि समझा जाता रहा है। इमेजिनेशन जो है लैटिन के इमेजिनेशियो से निकला है। इस लैटिन शब्द का अर्थ मानसिक चित्र, इमेज की सृष्टि समझा जाता रहा है। इस प्रकार से इमेजिनेशन का अर्थ रूपों की सृष्टि करना हो गया है। फैंसी शब्द के बारे में कहा जाता है कि ये जर्मन फैंटेसिया के अनुरूप है। यही शब्द अंग्रेजी में फैंसी हो गया है। बहुत पहले कल्पना, इमेजिनेशन तथा स्वच्छंद कल्पना, फैंसी दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग में आते थे। हिंदी समीक्षा शास्त्र, अब यहाँ पे देखिए पूरा आपको समझाया है कि इमेजिनेशन जो है कल्पना शब्द ये इमेजिनेशियो से निकला है और इमेजिनेशन जो कि इमेजिनेशियो से निकला हुआ है। इस लैटिन शब्द का अर्थ मानसिक चित्र, इमेज की सृष्टि समझा जाता रहा है। इस प्रकार से इमेजिनेशन का अर्थ रूपों की सृष्टि करना हो गया है। फैंसी शब्द कहाँ से निकला है? तो फैंसी शब्द के बारे में कहा जाता है कि ये जर्मन फैंटेसिया के अनुरूप है।
यही शब्द अंग्रेजी में फैंसी हो गया है। बहुत पहले कल्पना इमेजिनेशन तथा स्वच्छंद कल्पना, देखिए ये कल्पना इमेजिनेशन है, स्वच्छंद कल्पना फैंसी, दोनों ही एक अर्थ में प्रयोग में आते हैं। हिंदी समीक्षा शास्त्र के क्षेत्र में कल्पना शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के इमेजिनेशन शब्द के लिए प्रचलित है। इमेजिनेशन शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द से ग्रहण है। कल्पना को वह शक्ति या प्रक्रिया कहा गया है जिससे प्रतिछवि को ग्रहण किया जाए अथवा प्रत्यक्ष किया जाए। अमूर्त धारणाओं एवं प्रत्ययों को कलाकार इसी के माध्यम से मूर्त रूप देता है। इसी के सहारे कवि या कलाकार वस्तु या परिस्थिति के अंतर में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि कल्पना वो शक्ति है जिसके द्वारा सामूहिक या व्यष्टि रूप से प्रतिछवि को चाक्षुष प्रत्यक्ष करना संभव है और फिर जिसके सहारे उन प्रतिछवियों को आदर्श रूप दिया जा सकता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आद्याचार्य अरस्तु के काव्यशास्त्र में कल्पना संबंधी सीधा विवेचन तो नहीं मिलता, किंतु वह अनुकरण तथा अनुभूति और कल्पना द्वारा काव्य में पुनर्सृजन को महत्व देते हैं। अरस्तु से पहले उनके गुरु प्लेटो, उनमें भी सर्वप्रथम कल्पना तत्व के बीज दिखते हैं। प्लेटो के समय में भी कल्पना और ललित कल्पना में कोई भेद नहीं माना जाता था। एक ओर उसने कल्पना को दिग्भ्रमित करने वाली कहा तो दूसरी ओर इसे मनुष्य की दिव्य दृष्टि भी माना। प्लेटो इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार भी करते हैं कि कला और कविता के साथ कल्पना का संबंध है। बाद में उसने ये भी स्वीकार किया कि मनुष्य इसके सहारे विशुद्ध सौंदर्य के स्वरूप से परिचित हो सकता है। सन ईस्वी की 17वीं शताब्दी में हॉब्स ने कल्पना इमेजिनेशन को हास्यमान अनुभूति कहा। वो मनुष्य के मौलिक या प्रारंभिक विचारों या भावों को संवेदना या अनुभूति सेंस कहता है। अनुभूति हर हालात में हॉब्स के अनुसार प्राथमिक फैंसी प्राइमरी फैंसी है। हास्यमान अनुभूति की चर्चा करते हुए उसने ये कहा कि जो वस्तु हमारे सामने रहती है उसे हटा लेने पर उसकी प्रतिछवि हमारे सामने आंखें बंद कर लेने के उपरांत भी बनी रहती है, भले ही वह थोड़ी धुंधली ही दिखाई दे। धुंधली होती हुई अनुभूति या संवेदी स्मृति मेमोरी है। अतएव हॉब्स कहता है कि कल्पना और स्मृति एक ही होता है। हॉब्स क्या कहता है कि कल्पना और स्मृति एक ही है। एडिसन ने अपनी कृति प्लेयर्स ऑफ द इमेजिनेशन सन 1712 ईस्वी में आंखों से प्रत्यक्ष की हुई वस्तु की प्रतिछवि इमेजिनेशन डिराइव फ्रॉम साइट और इमेजिनेशन को एक ही माना। यानी यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे सबसे पहले आपको समझाया कि आपको फैंटेसी और कल्पना दो टर्म बराबर सुनने में आ रहा होगा, लेकिन दोनों का अपने आप में अर्थ अलग अलग है और उनको उसी रूप में आपको लेके चलना है। आपने एक कल्पना सुना होगा, यानी इन्होंने कहा कि एक आपने इमेजिनेशन सुना होगा, इमेजिनियो से निकला हुआ है इमेज को, यानी जो मानसिक चित्र हमारे दिमाग पे जो मानस पटल पे बन रहा है इमेज की सृष्टि, वो इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन का सीधा मतलब सृष्टि करना हो गया। लेकिन ये फैंसी फैंटेसिया से जो निकला, अंग्रेजी में फैंसी हो गया, वो इमेजिनेशन तथा स्वच्छंद कल्पना दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जबकि ये स्वच्छंद कल्पना है। लेकिन आप जब हिंदी समीक्षा शास्त्र के क्षेत्र में आएंगे तो कल्पना शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के इमेजिनेशन के लिए प्रचलित है, जो इमेज से ग्रहण किया जाता है। और कल्पना को वो शक्ति या प्रक्रिया हम कहते हैं जिससे प्रतिछवि को ग्रहण किया जाए अथवा प्रत्यक्ष किया जाए। मतलब कि जो चीज आपको दिख रहा है वो चीजों की बात नहीं, जो चीज आपको नहीं दिख रहा वो अमूर्त धारणा और प्रत्यय को कलाकार ऐसे आपको लगता है कि जैसे मतलब हमने कह दिया कि कलकल करता जो है कहीं से पानी का ध्वनि आ रहा है, या जो है एक तरीके से आपको कह दिया कि जो है झरने से इस तरीके से देखिए पानी जो है गिर रहा है। अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से कभी इस तरीके से कोई भी कविता प्रस्तुत करता है जिसमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ सच में घटित हो रहा है। मूर्त रूप में कोई चीज़ मतलब कि दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, अमूर्त मतलब कि वो नहीं दिखाई दे रहा है। अमूर्त को मूर्त करता है कल्पना, ऐसा इमेजिनेशन के थ्रू किया जाता है। तो ये कवि या कलाकार के हाथ में है कि वो वस्तु या परिस्थिति के अंतर में प्रवेश कर जाता है, अंदर तक चला जाता है और वो ऐसा देख लेता है। इसलिए कहते हैं कि कल्पना वो शक्ति है जिसके द्वारा सामूहिक या व्यष्टि रूप से प्रतिछवि जो नहीं बना है उसको भी वो चाक्षुष प्रत्यक्ष करना संभव करता है। वो सबके बस की बात नहीं है। इसलिए आप जब पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते हैं तो आद्याचार्य मीन्स जो शुरुआती आचार्य हैं अरस्तु, उन्होंने भी काव्यशास्त्र में कल्पना संबंधी सीधे विवेचन तो नहीं किया है। लेकिन जब वो आपको पता है अनुकरण में उन्होंने क्या कहा था, अनुकरण में जैसे प्लेटो ने कहा कि अनुकरण बेसिकली जो है प्रकृति का नकल है, तो कुछ तो उसमें मौलिक चीज़ है नहीं। लेकिन आपने देखा कि अनुकरण के बारे में इन्होंने पूरे अनुकरण सिद्धांत ही दे दिए कि अगर प्लेटो कहते हैं कि एक ही परम ब्रह्म है और कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें नकल है, तो इन्होंने कहा परम ब्रह्म जो है हम सभी जीव को बनाता है, ठीक। और ये जीव कोई भी चीज़ देखा, मान लो एक छवि देखा, इस जीव ने एक छवि देख के बनाया, इसका देखा देखी किसी एक ने और बनाया,
तो ज़रूरी नहीं कि इस जीव ने जो छवि में देखा, वही चीज़ इसने भी देखा। हर एक व्यक्ति के देखने का नज़रिया अलग होता है। इसलिए कहते हैं कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष ही सही, आद्याचारों में अरस्तू ने काव्यशास्त्र में अनुकरण के माध्यम से कहीं न कहीं जो कल्पना है उस पे बात कर ही ली थी। अनुकरण तथा अनुभूति और कल्पना द्वारा काव्य में पुनर्सृजन को महत्व दिया था। अरस्तू से पहले उनके गुरु प्लेटो के बारे में बता ही दिया था, उन्होंने कल्पना तत्व के बीज लक्षित, उन्होंने सीधे कह दिया था कि ये जो पूरा आपका काव्य सृजन वगैरह होता है ना, ये सब कल्पना है, फालतू का कुछ मतलब कोई मतलब नहीं है। प्लेटो के समय में भी कल्पना और ललित कल्पना में कोई अंतर विशेष था नहीं, और एक और उन्होंने कल्पना को दिग्भ्रमित करने वाला पहले ही, देखिए ये तो आरोप जो है हमेशा पता चलता रहेगा कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जिसने शुरुआत किया उसने ही सीधे सीधे सारे कवि पे, कवियों पे और उनकी रचनाओं पे, कल्पना पे, सब पे आरोप लगा दिया कि कोई मतलब नहीं, कुछ ये सुधार करने वाला नहीं, क्योंकि उनका मोहभंग हो गया था ना। उनके सुकरात जो गुरु थे, इतने बौद्धिक व्यक्ति, कलात्मक उत्कर्ष वाले व्यक्ति, उनको जहर दे के मार दिया गया। जो समाज को सुधार की दिशा में ले जा सकता, उसके साथ इतनी जाती हुई। ये खुद जब पैदा हुए 427 में, तो 404 में ही आपने देखा था कि किस तरीके से स्पार्टा ने जो है एथेंस पे कब्जा कर लिया। वहाँ के लोगों को जो कि बौद्धिक रूप से कितने, आप कह सकते हैं कि इनसे उठे हुए व्यक्ति थे, लेकिन क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति इन पे जो है हमला करके अपने चंगुल में कर लिया, वो व्यक्ति पॉजिटिव कैसे सोच सकता है। तो वही चीज इन्होंने कहा, एक तो जब शुरुआत में हमारे आद्याचार्यों में प्लेटो थे, उन्होंने सीधे कह दिया कल्पना तो दिग्भ्रमित करता है, कल्पना तो कुछ होता नहीं। अब एक बात मुझे बताइए, हमें अभी जस्ट ये याद आया कि ये हमारी कल्पना का साकार रूप है जो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। अगर मेरे मन में ये विचार नहीं आता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें आपको साझा करना है, तो कुछ हम ऐसा कल्पना नहीं क्रिएट कर पाते, हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा कुछ आता कि मेरे पास ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हम ऐसे डिलीवर करेंगे, ऐसे नहीं होता तो ऐसे डिलीवर करेंगे। क्या है ये? एक हमने एक इमेजिनेशन किया जो मूर्त नहीं हुआ था। मूर्त तो अब हो रहा है कि कुछ हद तक हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी कुछ चीजें अभी हमारे मन में दिन प्रतिदिन आता है कि वो अमूर्त है, उसको हम मूर्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो क्या कल्पना हमारा निरर्थक हुआ? उस कल्पना को ही तो ध्यान में रख के हम पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसी कल्पना को जो अमूर्त है उसको हम मूर्त रूप देने के प्रयास में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नॉन वैसी जो विचार आ रहे हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा क्या कल्पना निरर्थक हुआ? इसीलिए कहते हैं कि एक और प्लेटो जैसे जो कवि हमारे हुए हैं, उन्होंने कल्पना को दिग्भ्रमित करने वाला कहा, तो दूसरी ओर वैसे मनुष्य की दिव्य दृष्टि भी मानते हैं। ये तो दिव्य दृष्टि, देखिए सबके मन में ऐसी कल्पनाएं नहीं उठती हैं। कल्पना क्यों नहीं सबके मन में ऐसे उठता कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एक व्यक्ति है, कितना भी गरीब है, पर उसकी कल्पना का उड़ान उसको कोई नहीं पकड़ सकता। और जब आपके मन में ऐसी कल्पनाएं हैं, उसको आप दिन प्रतिदिन पाने के प्रयास में ही कुछ कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और जब आपका एकदम ब्लैंक है, कुछ खाली पड़ा है, तो उसमें आप क्या चीज भरेंगे? तो कहते हैं एक तो ये कल्पना को दिग्भ्रमित करने वाले कहते हैं, दूसरी ओर मनुष्य की दिव्य दृष्टि भी मानते हैं। प्लेटो इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि कला और कविता के साथ कल्पना का संबंध है। प्लेटो ये तो समझते हैं कि कला और कविता ये कल्पना से जुड़ा है। बाद में ये भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य इसी के सहारे विशुद्ध सौंदर्य के स्वरूप से परिचित होता है। अंततः ये समझ में आया कि प्लेटो ये चीज एक्सेप्ट भी करते हैं कि कला और कविता कल्पना से जुड़ा है, और कला कविता कल्पना के सहारे अगर ये बना है तो मनुष्य इस विशुद्ध रूप से यही पाने का प्रयास तो लगातार करता है। सन ईस्वी की 17वीं शताब्दी में कहते हैं हॉब्स ने कल्पना यानी इमेजिनेशन को हास्यमान अनुभूति कहा, कि हम कल्पना करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हास्यमान अनुभूति यानी वो मनुष्य के मौलिक या प्रारंभिक विचारों या भावों की संवेदना या अनुभूति, सेंस कहते हैं उसको। मतलब मनुष्य के मौलिक या प्रारंभिक जो विचार आते हैं, भावों की संवेदना आती है, अनुभूति आती है, वो पहली जो अनुभूति है। और अनुभूति हर हालात में हॉब्स के अनुसार प्राइमरी फैंटेसी होता है। हास्यमान अनुभूति की चर्चा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो वस्तु हमारे सामने रहती है, उसे हटा लेने पर उसकी प्रतिछवि हमारे सामने आंख बंद कर लेने के बाद भी आती है, भले वो थोड़ी धुंधली दिखे। धुंधली होती हुई अनुभूति या संवेद ही स्मृति, मेमोरी बन जाती है। अतः हॉब्स कहते हैं कि कल्पना और स्मृति एक ही है, यानी कहते हैं कि कल्पना और स्मृति एक ही है। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, मैंने कहा कि आप कोई ऐसी मेमोरीज याद करिए या कोई स्मृति याद करिए जो आपको बहुत ही खुश कर देता हो। आपका वो आपके जीवन के साथ उसका संबंध एक पल में रहा होगा कभी भी। मान लीजिए हमने याद किया हमारी कॉलेज लाइफ याद करते ही कुछ चीजें हमारे सामने, वो हमारे सामने मूर्त रूप में तो अभी नहीं है, वो उस समय थी, अमूर्त रूप में है, धूमिल है,
तो हमारी याद हुई। और हमने कल्पना किया कि हमने अपने कॉलेज लाइफ में ऐसे ऐसे करना था, तो हमारा कल्पना हुआ। कल्पना के सहारे हम उस चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं। स्मृति तो वो बन गया जो कि हमारे जीवन में अमूर्त नहीं था, मूर्त रूप में हुआ था, लेकिन अब वो अमूर्त हो गया। क्या आप दोनों को एक ही समझ रहे हैं? आप इसको समझ सकते हैं अपने आधार पे, लेकिन हॉब्स कहते हैं कि नहीं, दोनों एक ही है। एडिसन ने अपनी कृति प्लेयर्स ऑफ द इमेजिनेशन सन 1712 में आंखों से प्रत्यक्ष की हुई वस्तु की प्रतिछवियों इमेजिनेशन डेराइव फ्रॉम साइट और इमेजिनेशन को एक ही माना। ये भी इन्होंने कहा जो हमारे सामने ही घटित हुआ था कोई घटना, उसकी प्रतिछवि जो इमेजिनेशन है और जो ये इमेजिनेशन सेम ही है। उनके अनुसार कल्पना की सामग्री आंखों से देखी हुई वस्तु से प्राप्त होती है। क्या सच में ऐसा है कि कल्पना की सामग्री जो है आंखों से देखी हुई वस्तु से प्राप्त होती है? कल्पना का प्रारंभिक कार्य वस्तुओं की चासूस प्रतिछवि को ही रूपायित करना है। ये भी हो सकता है कि जैसे मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमको ये लेक्चर डिलीवर ऐसे करना है, इसका मतलब हमने किसी को देखा होगा किस तरीके से बहुत बेहतरीन पढ़ाया जा सकता, हो सकता वो मेरे से नहीं जुड़ा हो, पर हमने इसी चीज को देखा और जब उसको उस रूप में देखा तो उसी प्रतिछवि को हम उकेरने के प्रयास में लगातार लगे हैं। ये एडिसन ने भी कहा, हॉब्स ने भी कहा। फिर ह्यूम ने 1757 में बुद्धि और तर्कड़ा के स्थान पे एक प्रकार से कल्पना को ला बिठाया। कल्पना और स्वैर कल्पना के अंतर को स्वीकार और फैंसी को निर्बाध दिवा स्वप्न कहा। कि फैंसी क्या है? वैसे भी पहले ही हमने आपको बताया था कि कल्पना तो आत्मिक है, सजीव है और प्रतिभा से जुड़ा है, और जो आपका ये फैंटेसी है, फैंटेसी की दुनिया, वो तो निर्जीव है, वो आपके आत्मिकता से नहीं जुड़ा है, वो यंत्रणा है। कांट ने अपने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कहा है कि कल्पना सक्रिय गुण शक्ति है, वो संश्लिष्ट करती है, संवेदना और ज्ञान में वो योग सूत्र स्थापित करती है। कॉलरिज से पूर्व वर्ड्सवर्थ ने भी कल्पना संबंधी अपनी बातें व्यक्त की है। वह फैंसी और कल्पना में अंतर नहीं करता। कौन? कॉलरिज। वो फैंसी और कल्पना में अंतर नहीं करते हैं। कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने भी कल्पना संबंधी बात की। वैसे आपने वर्ड्सवर्थ का देखा होगा, उन्होंने सबसे ज्यादा काव्य भाषा सिद्धांत पे चिंतन किया था। कॉलरिज पे तो सबसे ज्यादा कॉलरिज ने ही कल्पना पे बात की है। और कहते हैं वर्ड्सवर्थ का भी मानना था, लेकिन उनका कहना है कि अगर उनमें अंतर है तो मुख्य रूप से उनके मूल्य की दृष्टि से। किंतु वर्ड्सवर्थ के विवेचन से ये साफ साफ झलक में आता है कि फैंसी और इमेजिनेशन में अंतर है। इसका स्पष्ट विवेचन कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत में प्रस्तुत किया है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो अनिवार्य रूप से भाव और विचारों में, जो प्रायः विरोधी माने जाते हैं, सामंजस्य स्थापित करती है। भाव और विचार, कल्पना के अनुसार जो कॉलरिज के अनुसार कहते हैं कि कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो अनिवार्य रूप से भाव और विचारों में, जो प्रायः विरोधी माने जाते हैं, सामंजस्य स्थापित करती है। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति होने के नाते कल्पना आत्मा की मूलभूत एकता को सहसा आत्मसात कर लेती है, उसे अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कविता की ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा भाव और विचार के द्वंद्व का तथा वस्तुपरकता और आत्मपरकता के द्वंद्व का समाहार होता है। इस प्रश्न का उत्तर कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत में ही दिया है। कॉलरिज से पूर्व की आलोचना में कवि की शक्ति विशेष की चर्चा होती रही है, जिसकी सहायता से वो विविध विचारों या प्रत्ययों को संयोजित करके नए बिंबों को निर्मित करता था, जैसे कि ऊपर हम देख चुके हैं। इस शक्ति के लिए फैंसी ललित कल्पना तथा इमेजिनेशन कल्पना का प्रयोग होता रहा है, और दोनों का प्रयोग फैंसी ललित कल्पना के अर्थ में होता है। 18वीं सदी में ललित कल्पना और कल्पना का अंतर स्पष्ट होने लगा था, और प्राय कल्पना को ललित कल्पना की अपेक्षा उच्चतर शक्ति माने जाने लगा। किंतु सर्वप्रथम कॉलरिज ने ललित कल्पना और कल्पना का स्पष्ट एवं वैज्ञानिक रूप से अंतर किया, जो बाद के परवर्ती आलोचना में मान्य हो गया। पूर्ववर्ती आलोचनाओं में ललित कल्पना और कल्पना में स्पष्ट अंतर न पाए जाने के कारण भी कुछ कारण स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं। ललित कल्पना तथा कल्पना का समानता एक ही कार्य प्रतीत होता है। दोनों की सामग्री प्रत्यक्ष से प्राप्त संवेदना है। संश्लेषण और विश्लेषण मन के व्यापार के दो अनिवार्य क्रियाएं हैं। विश्लेषण के माध्यम से हम इंद्रिय ज्ञान को उसके घटक तत्वों में, उसके गुणों एवं तत्वों आदि में विभाजित करते हैं, तथा संश्लेषण द्वारा उन विश्लेषित गुणों या तत्वों का संयोग करके नए बिंबों का निर्माण करते हैं। नीलम का पर्वत मन के संश्लेषण व्यापार से उत्पन्न एक बिंब है। संश्लेषण और विश्लेषण का यह माध्यम क्रमशः ललित कल्पना और कल्पना शक्ति का परिचायक है, जिसका 18वीं शताब्दी से पूर्व एक ही अर्थ में प्रयोग होता रहा है। कॉलरिज ने दिवा स्वप्न में बिंबों के निर्माण करने वाली शक्ति को ललित कल्पना, कॉलरिज ने क्या किया है कि दिवा स्वप्न में बिंबों का निर्माण करने वाली जो शक्ति है उसको ललित कल्पना कहते हैं। यानी आप सोच रहे हैं कि दिवा स्वप्न है, एक स्वप्न तो आप रात में देख रहे हैं, पूरा करना है, एक बैठे बैठे दिवा स्वप्न है जिसका कोई मतलब नहीं है। कॉलरिज ने कहा दिवा स्वप्न में जो बिंब आपके बनते हैं वो ललित कल्पना है, और कविता में बिंबों का निर्माण करने वाली शक्ति को कल्पना कहा जाता है।
दोनों में एक प्रकार का यही अंतर है। ललित कल्पना या फैंसी एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्ययों का संश्लेषण तो करती है, पर यह संश्लेषण रचनात्मक नहीं होता, अपितु जड़ और विशृंखल होता है। वो एक निम्न प्रकार की शक्ति है जिसका व्यक्तिगत जीवन में दिवा स्वप्न में उपयोग होता है, मगर जो किसी सार्थक आस्वाद बिंब का निर्माण नहीं कर सकती। बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज ने कल्पना एवं ललित कल्पना का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इसके विपरीत ललित कल्पना की प्रेरणा का अचलता और निर्दिष्टता के छेद के अलावा और कोई भी ठिकाना नहीं होता। ललित कल्पना वास्तव में देश काल के अनुशासन से मुक्त और स्मरण की एक रीति है और कुछ नहीं। वह इच्छा शक्ति के उस अनुभव मूलक व्यापार से पुष्ट और परिवर्तित होती है जिसे हम चयन शब्द से अभिव्यंजित करते हैं। परंतु साधारण स्मृति की भांति ललित कल्पना भी अपनी संपूर्ण सामग्री साचर्य नियम से यथावत ग्रहण होती है। ललित कल्पना की अपेक्षा कल्पना आत्मा की एक शक्ति है जो दिव्य होने के साथ साथ, देखिए ललित कल्पना की तुलना आप कल्पना से करेंगे तो आत्मा की एक शक्ति है जो दिव्य होने के साथ साथ सृजनात्मक भी है। सृजनात्मक इसका मूल गुण है। कल्पना द्वारा निर्मित बिंबों में संबद्धता, क्रम एवं स्वाभाविक एकता होती है तथा आस्वाद होते हैं। इस प्रकार ललित कल्पना एक निम्न स्तर की शक्ति है जो आस्वाद तो होती है पर रचनात्मक या सृजनात्मक नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में स्पष्ट अंतर इन्होंने किया है। इसके बाद कहते हैं कि कॉलरिज जो कि जर्मन दार्शनिक विचारधाराओं से गंभीर रूप से प्रभावित थे, वो आत्मवादी चिंतन पर आस्था रखते थे और इसलिए उनके कल्पना सिद्धांत को आत्मवाद के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सृष्टि की रचना में कौन सी आधारभूत शक्ति है, इसके उत्तर में कॉलरिज ने कल्पना शक्ति को प्रतिष्ठित किया है। उनके अनुसार अपनी दिव्य एवं विशद कल्पना शक्ति की सहायता से ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। विषय और विषय का विचार एवं भाव का द्वंद्व ईश्वरीय कल्पना का ही उपज है। कॉलरिज की ये भी मान्यता है कि प्रकृति ईश्वर की कला है। मानव की चेतना विराट ईश्वरीय चेतना की ही अंश है, इसलिए मानव में ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति कल्पना सीमित रूप में विद्यमान रहता है। मानव की सत्ता सीमित है, इसलिए उसकी कल्पना शक्ति जिसे कॉलरिज ने मुख्य कल्पना प्राइमरी इमेजिनेशन नाम दिया है, वो भी सीमित है। मानव की चेतना क्या है? विराट ईश्वरीय चेतना का एक अंश है, इसलिए मानव में भी ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति कल्पना सीमित रूप में है। मानव की सत्ता सीमित है, इसलिए उसकी कल्पना शक्ति जिसे कॉलरिज ने मुख्य कल्पना प्राइमरी इमेजिनेशन नाम दिया वो भी सीमित है। दोनों में साम्य केवल ये है कि दोनों रचनात्मक है, किंतु कॉलरिज के अनुसार प्रकृति की अनुकृति असंभव है, क्योंकि विराट प्रकृति के लिए असीम शक्ति की अपेक्षा, जबकि व्यक्ति की शक्ति सीमित है। अतः व्यक्ति अपनी सीमित कल्पना के द्वारा केवल प्रकृति के एक अंश की ही अनुकृति कर सकता है, किंतु कॉलरिज के अनुसार ये संभव नहीं है, क्योंकि एक तो वह अनुकृति प्रकृति के किसी एक कटे हुए खंड की होगी जो अपूर्ण है, तथा द्वितीय अनुकरण तो ललित कल्पना का गुण है। कॉलरिज के इस विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि कला अनुकरण नहीं सृजन है। कॉलरिज का कहना है कि कलाकार की कल्पना प्रकृति से उतनी वस्तु ग्रहण करती है जितनी उसमें क्षमता है। इस प्रकार कॉलरिज ने कल्पना की दो कोटियां निर्धारित की। प्रत्यक्ष प्रथम आद्य अथवा मुख्य कल्पना प्राइमरी इमेजिनेशन, द्वितीय अप्रत्यक्ष अथवा गौड़ कल्पना सेकेंडरी इमेजिनेशन। उसके अनुसार मानवीय सभी प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान में मुख्य कल्पना की सक्रियता बनी रहती है। जिन वस्तुओं को हम अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें अज्ञान गम्य बनाती है, इसी के आधार पर प्रत्यक्ष ज्ञान संभव होता है। गौड़ कल्पना को मुख्य कल्पना की अनुगूंज कहता है, वो मुख्य कल्पना की ही प्रतिछवि है। ये इंद्रियों द्वारा गृहीत वस्तुओं का विश्लेषण करती है। गौड़ कल्पना चेतना इच्छा शक्ति के साथ साथ बनी रहती है, फिर भी वह मुख्य कल्पना के समान क्रियारत है। गौड़ कल्पना ही वस्तुतः कवि कल्पना है। ये सृजनात्मक है तथा ये अखंड रचना का निर्माण करती है जिसमें अवायविक एकता है। इस प्रकार कृति की समग्रता का दृष्टिकोण कृति का प्रत्येक बिंब अन्य बिंबों से एवं संपूर्ण कृति से आगंगी भाव से जुड़ा है। इस प्रकार पाश्चात्य साहित्यशास्त्र के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि काव्य रचना प्रक्रिया में कल्पना का विशेष महत्व है। रोमानी काव्य दृष्टि में कॉलरिज की कल्पना संबंधी मान्यताओं का समग्र विवेचन अपना एक खास दृष्टिकोण रखता है। कल्पना वो शक्ति है जो काव्य में विचार और भाव तथा प्रकृति एवं पदार्थ आदि विरोधों का समाहार करती है। यह गुण कलाकार में होता है और इसके माध्यम से कवि अवायविक एकता की सृष्टि करता है। कॉलरिज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने परंपरा से चली आ रही कल्पना संबंधी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से खंडित किया और कल्पना और फैंसी का अंतर स्पष्ट करते हुए कल्पना को अपूर्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार से उसका कल्पना सिद्धांत पूरी तरह से रोमानी काव्य दृष्टि का वाहक बन जाता है। रोमांटिक रचना प्रक्रिया के संकेत स्पष्ट रूप से कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत में मिलते हैं। कल्पना के द्वारा सृजन में अवायविक एकता स्थापित होती है। कविता एक अखंडता है, यह धारणा सर्वप्रथम कॉलरिज ने ही दिया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कॉलरिज के कल्पना संबंधी मंतव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे हम कल्पना से रिलेटेड जो हमारे
नोट्स है उनके बारे में भी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है छूट रहे हैं उनको हम दिखा देते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बाकी कल्पना की यही मान्य जो परिभाषाएं हैं जिसको इन्होंने समझाया है, बाकी हम देख लेते हैं उसको भी। पे देखिए मेरे खुद के नोट्स जो हैं इसमें हमने कॉलेज, कल्पना और फैंटेसी को इंक्लूड किया है। पहले तो कॉलेज का समय आप ध्यान रखिए 1772 से 1834 का जो समय था। पूरा नाम इनका कॉलेज नहीं था, सैमुअल टेलर कॉलेज था। जन्म इनका 1772 बताया लंदन में, और ये आत्म दार्शनिक थे। निधन 1884 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें तो कॉलेज जो कि इनका सिद्धांत जो है जयवादी सिद्धांत पर आधारित है, हमने वैसे भी बताया ये आत्मवादी दार्शनिक है। और इनकी जो रचना है कॉलेज की पोएक्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज का ध्यान रखना है क्योंकि बायोग्राफिया लिटरेरिया ही 1817 में जो इन्होंने लिखा था, बेसिकली कल्पना का सिद्धांत इसी रचना में है। बायोग्राफिया लिटरेरिया जो 1817 में, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में कल्पना का सिद्धांत ये इसी रचना में, बायोग्राफिया लिटरेरिया में। द फ्रेड करके 1817 इसकी, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया हो गया 1817, द फ्रेड करके 1817 ईस्वी, एड टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी, है ना। तो पोएक्स हो गया, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, कल्पना का सिद्धांत, द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एड टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी, चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर 1832। तो पोएक्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेड 1817, एड टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830 में, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर 1832। वर्ड्सवर्थ कॉलेज के प्रिय मित्र थे। वर्ड्सवर्थ कौन थे? कॉलेज के प्रिय मित्र। वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर कॉलेज ने रोमांटिसिज्म का प्रवर्तन किया। वर्ड्सवर्थ कौन थे? कॉलेज के प्रिय मित्र थे, और वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर कॉलेज ने रोमांटिसिज्म का प्रवर्तन किया। कॉलेज की कल्पना की अवधारणा रही क्या है? कल्पना की व्याख्या करते हुए कॉलेज ने लिखा है कि स्पष्ट रूप से यही लिखा है कि संसार में दो शक्तियां काम करती हैं जो एक दूसरे के संबंध में क्रियाशील और निष्क्रिय होती है, और कार्य बिना किसी मध्य शक्ति के संभव नहीं है, जो एक साथ सक्रिय भी हैं और निष्क्रिय भी है। दर्शन में इस मध्यस्थ शक्ति को ही कल्पना की संज्ञा दी गई है, यानी सक्रिय भी है, सक्रिय नहीं भी है। ये कहा जाता है कि जो कल्पना है वो ईश्वरीय शक्ति है। कल्पना क्या है? एक तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि कल्पना जो है वो ईश्वरीय शक्ति है, जिसका प्रधान गुण क्या है? सृजन। यानी कल्पना के माध्यम से हम क्या करते हैं? सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के साथ साथ विरोध तत्वों में भी समन्वय करती है। तो एक तो कल्पना ईश्वरीय शक्ति है जिसका प्रधान गुण सृजन है, और कल्पना सृजन के साथ साथ विरोध तत्वों में भी समन्वय स्थापित करती है। सृजन भी करे, विरोध तत्वों में समन्वय भी स्थापित करे। कल्पना हृदय और बुद्धि तथा अंतर जगत और बाह्य जगत में भी समन्वय करती है। श्रेष्ठ काव्य के लिए कल्पना बहुत जरूरी है। कल्पना के द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। कल्पना के भेद को दो रूपों में देखा गया। एक मुख्य प्राथमिक कल्पना, प्राइमरी इमेजिनेशन होता है, एक गौड़ कल्पना होता है। और प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी कल्पना संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मुख्य होने के कारण वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है। देखिए ध्यान रखिए कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो होता है, मुख्य जिसको कहते हैं, वो हमको मानवीय ज्ञान का मुख्य होने के कारण वस्तुओं का ओवरऑल प्राथमिक ज्ञान कराती है। मुख्य कल्पना ज्ञान की जीवंत शक्ति और प्रमुख माध्यम होती है। जो मुख्य कल्पना है वो ज्ञान की जीवंत शक्ति और प्रमुख माध्यम होती है। और दूसरा जो है गौण कल्पना, सेकेंडरी इमेजिनेशन। गौण कल्पना विशिष्ट लोगों में विशिष्ट है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की छाया मात्र है। ये कल्पना को सुंदर बनाने के लिए सहयोग करता है। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में अंतर देखें तो मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना टिका है, यानी मुख्य पर ही क्या है? गौण टिका है। मुख्य कल्पना अचेतन एवं अनैच्छिक है, जबकि गौण कल्पना चेतन है, ऐच्छिक है। दो चीजें, मुख्य कल्पना पे हमने कहा कि उसी के अस्तित्व पर ही गौण टिका हुआ है। मुख्य कल्पना अचेतन एवं अनैच्छिक है, जबकि गौण कल्पना चेतन एवं ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है, जबकि गौण कल्पना बिना विनाश एवं निर्माण दोनों करती है। तो मुख्य कल्पना के अस्तित्व पे गौण टिका है। मुख्य कल्पना अचेतन है, अनैच्छिक है, जबकि गौण कल्पना चेतन है और ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है। मुख्य कल्पना निर्माण और संगठन करती है, जबकि जो गौण कल्पना है वो विनाश एवं निर्माण दोनों करती है। इसलिए आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि मुख्य कल्पना से गौण कैसे जुड़ा है। मुख्य जो है अचेतन है, अनैच्छिक है, लेकिन जो गौण है वही चेतन है, वही ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना केवल आपके निर्माण या संगठन का काम करे, लेकिन जो गौण है वो विनाश एवं निर्माण दोनों ही कर सकती है। निर्माण भी कर सकती है, विनाश भी कर सकती है। मुख्य कल्पना का संबंध
भौतिक जगत से है, जबकि जो गौण है वो आध्यात्मिक है। तो बड़ा कौन हुआ, अच्छा कौन हुआ माना गया? भौतिक जगत तो स्थूल रूप में हुआ, और आध्यात्मिकता के आपके अंतर्मन के स्तर पे जो कल्पना हो तो गौण ही है। मुख्य कल्पना जनसामान्य के मस्तिष्क में भी होता है, सभी लोगों के मन में होता है मुख्य कल्पना, लेकिन जो गौण कल्पना हो दार्शनिक और कलाकार के अंतर ही होता है। तो इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है ना, तो ये सबके मन में थोड़ी होता है। और कॉलरिज ने गौण कल्पना को श्रेष्ठ माना है, और श्रेष्ठ तो वही होगा ना जो दार्शनिक है, कलाकार के मन में है। वो विनाश भी कर सकता, निर्माण भी कर सकता, आध्यात्मिक होता है। कॉलरिज कल्पना को आत्मा की शक्ति मानते हैं, कल्पना का कार्य महत्वपूर्ण मानते हैं। फैंटेसी के बारे में, फैंटेसी भी हमने कहा था दोनों एक ही नहीं है, मिलाइएगा नहीं। फैंटेसी जो है यूनानी भाषा के फैंटेसिया से बना, जिसका अर्थ है तृष्णा या दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं। ये कल्पना का उद्वेग मात्र है। हर्डर के अनुसार मनुष्य की वह क्षमता जो रचना करने के लिए सृजन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है वो फैंटेसी है। मनुष्य की वो क्षमता जो रचना करने के लिए सृजन प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है वो फैंटेसी है। और मानविकी कोश में क्या बताया गया है? फैंटेसी स्वप्न चित्र मूलक साहित्य है जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। फैंटेसी क्या है? स्वप्न चित्र मूलक साहित्य है जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग अगर किसी ने किया है तो मुक्तिबोध ने किया है। मुक्तिबोध ही फैंटेसी को कहते हैं कि मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभूत जीवन की समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। मुक्तिबोध के कहने से 3 बातों को समझा जा सकता है: निगूढ़ तत्व, अनुभूत जीवन समस्या और इच्छित जीवन स्थिति। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी के बारे में बताया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कामायनी में बिंबावलंबी, विसंकृत और विरही नहीं, लज्जा सर के सभी बिंब अच्छी तरह समायोजित और श्रृंखलाबद्ध है। फैंटेसी अनुभव की कन्या है तथा कविता फैंटेसी की पुत्री है। विशेषताओं में देखिए, फैंटेसी की विशेषताओं में बताया गया है कि फैंटेसी जो है बेतरतीब होती है। फैंटेसी के लिए द्वंद अति आवश्यक है, यानी जरूरी है। फैंटेसी कल्पना पर आधारित होता है, यानी फैंटेसी जो है बेतरतीब है। फैंटेसी के लिए द्वंद जरूरी है। फैंटेसी कल्पना पर आधारित होता है। फैंटेसी मन के द्वंद्वों को चित्रित करने की एक साहित्यिक तकनीक है। फैंटेसी अवचेतन में घटित होने वाली घटनाओं का बिंब है। फैंटेसी दिवा स्वप्नात्मक मानसिक बिंब की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने नोट डाउन किया था, आपको बता दिया। ओवरऑल आपको कल्पना और इसमें थोड़ा समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से समझ लेते हैं कि उसके मतलब क्या, मायने क्या हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई समस्या आने वाली है, और इसी के आधार पे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जितने पाश्चात्य कालशास्त्र में जितने रचनाकारों को पढ़ रहे हैं उनका क्रम और उनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है और जो उनकी फिलॉसफी का की पॉइंट है, अगर आपको वो पता है तो क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। जल्दी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ जो कि आपके सिलेबस का पार्ट होगा। और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइए, बराबर कनेक्ट रहेंगे तो आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। और हमसे जल्द से जल्द आपको भारतीय काव्यशास्त्र जिस तरीके से खत्म करवाएं वैसे ही पाश्चात्य भी करा रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से नहीं कराया है, तो उनको हम आगे अच्छे से कराने की कोशिश करेंगे। जैसे छंद का जो टॉपिक है उसको हमने बहुत अच्छे से नहीं कराया है, तो उसको हमने संक्षेप में बताया, लेकिन आगे हम जब भी ये होगा कि मौका लगेगा कि हमको बहुत अच्छे से उसको कराना, तो उसको करा देंगे। बाकी ये है कि मैक्सिमम जो टॉपिक कराया गया मैंने अपनी पूरी तन मन से जो है जितना हमको समझ में आता था कि हम इतना बता सकते हैं उतना हमने कोशिश की। बाकी दिन प्रतिदिन सुधार होता रहेगा। आगामी जो भी लेक्चर होंगे वो आपको और भी अच्छे दिखेंगे, है ना। तो वो निरंतर प्रयास से ही, आप लगातार जब जुड़े रहेंगे किसी चीज़ से तो सुधार होता ही रहता है, और हम अच्छा ही देने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह, और ज़्यादातर लोगों तक ये चैनल पहुँचाएँ। और जल्दी ही आपके और भी सीरीज़ देखने को मिलेगा काव्यशास्त्र से, वो भी पूरा फ्री सीरीज़ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।